जितने भी बच्चे क्लास 12 का पेपर दे रहे हैं या ड्रॉप आउट हैं, जिनका टारगेट सीयूईटी यूजी 2025 है, यह वीडियो इनके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। 2 मिनट देके इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जिन बच्चों ने अपने आप को पूरी तरीके से एग्जाम के लिए झोंक दिया है, उनको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। बच्चों, मैंने यह एग्जाम में हर बार देखा है कि बच्चे तैयारी तो बहुत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा प्रिपरेशन है, पर उनका फॉर्म ही गलत हो जा रहा है। अब फॉर्म गलत होने से क्या होता है? फॉर्म गलत होने से आप एग्जाम में अपीयर नहीं कर पाएंगे, और यदि आप एग्जाम में अपीयर ही नहीं कर पाएंगे तो आप यूनिवर्सिटी को ही नहीं देख पाएंगे, यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग में ही नहीं बैठ पाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं आपके लिए, और साथ ही साथ कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे आपको फॉर्म भरने में बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म फरवरी में ही आने वाले हैं सीयूईटी के। अब 2024 में जिस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म भरा गया है, उसी के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम लोग देखेंगे, क्योंकि 2023 का जो मोस्ट प्रोबेबल था और 2024 का ही मोस्ट प्रोबेबल था, वो दोनों एग्जाम का सेम पैटर्न थे। और यह लग रहा है कि 2025 में भी एक दो पैटर्न को छोड़ के सारी एग्जाम के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पूरी तरीके से सेम रहेंगे। तो चलती है, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म को। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं? तो बच्चा, आपके लिए दो चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पहला, क्लास 10th का आपका रिजल्ट। क्लास 10th का रिजल्ट प्लस आधार कार्ड, या फिर आप 18 प्लस है तो ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर जो भी आपके पास आइडेंटिटी कार्ड हो। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमारे लिए जरूरी हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने देखा है कि कैंडिडेट नेम। कैंडिडेट नेम में आप यह ध्यान दे रहे होंगे कि क्लास 10 के सर्टिफिकेट में जो आपका नाम है बेटा, वही होना चाहिए क्लास 10 के सर्टिफिकेट में नाम। दूसरा, फादर्स नेम। फादर्स नेम आपको पूरा लिखना है। जैसे किसी के पिता का नाम अजय कुमार है तो वो एके नहीं लिखेगा, उनको अपना पूरा नाम अजय कुमार लिखना होगा। उसी तरह साथ में मदर्स नेम भी लिखना हो रहा। यदि मान लेते हैं कि यदि फादर और मदर नेम यदि आपका ब्लैंक है, या फिर फादर या मदर में से किसी का डेथ हो गया है, तो आप गार्जियन नेम भी यूज कर सकते हैं। गार्जियन नेम जैसे कि बहुत सारे लोग मामा के यहाँ, दादा के यहाँ रहते हैं, तो उनका नाम भी यूज कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्लास 10 के साथ साथ आपके आधार कार्ड और अब तो नए अपार कार्ड के साथ भी मैच होना चाहिए। अगर डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं हो पा रहा है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो इसलिए जिनके भी अपार कार्ड या फिर क्लास 10th और आधार कार्ड में कोई भी डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी हो, तो वो अभी जाके वो सुधार कर ले, क्योंकि बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं करेगा तो मोस्ट प्रोबेबल हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। जेंडर आपको सही से भरना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर आप जो भी हैं अपना बहुत ही ध्यान से भरेंगे। नेशनलिटी आपकी जो भी है, सिटीजन ऑफ अ कंट्री कौन सी है, आइडेंटिटी टाइप में 3-4 आइडेंटिटी फॉर्म्स में होते हैं, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आप उसमें से जो भी है यहां पे भरेंगे। जैसे ही आप आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट करेंगे आपका आइडेंटिटी टाइप नंबर खुलेगा। जैसे कि आप आधार कार्ड खोलेंगे तो यहां पे आधार कार्ड के 12 नंबर के डिजिट आपको करने होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये तो था आपका पर्सनल डिटेल में था कि आप पर्सनल डिटेल में क्या क्या भर सकते हैं। अब पर्सनल डिटेल के बाद हम यह ध्यान देते हैं कि पर्सनल डिटेल के बाद आपको क्या करना है। तो पर्सनल डिटेल के बाद आपको यहां पे अब एड्रेस की बात करेंगे कि कौन कौन से एड्रेस है, कौन कौन सी चीजें हैं एड्रेस में आपको भरने के लिए। तो सबसे पहले आप यदि जहां पे रह रहे हैं, जैसे हो सकता है बहुत सारे लोग हॉस्टल में रहते हैं, बहुत सारे लोग लॉज में रहते हैं, बहुत सारे लोग घर से बाहर रहते हैं,
तो वो अपने प्रेजेंट एड्रेस को ही डालेंगे। क्यों? अगर आप प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस को डाल देंगे तो बेटा आपका जो सेंटर है, आपके सेंटर जो होता है वो प्रेजेंट एड्रेस पे मिलता है। तो हो सकता है आप गांव में रहते हैं, आप बहुत जंगल साइड में रहते हो और आपने उस प्रेजेंट एड्रेस को परमानेंट एड्रेस के साथ डाल दिया, तो हो सकता है कि आपको वहां पे जाना पड़ेगा। लेकिन जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा बनारस रहता है हॉस्टल लेके, तो उस हॉस्टल का हाउस नंबर लिखेगा, लोकेलिटी क्या है वो लिखेगा, यहां पे उनकी सब लोकेलिटी या लोकेलिटी क्या होती है, जैसे लंका पे रहते हैं तो लंका के किस एरिया में रहते हैं, कंट्री कौन सी है तो कंट्री तो इंडिया ही होगी, स्टेट में आप किस स्टेट में हो, यूपी में हो, दिल्ली में हो, बिहार में हो, कहां पे विक लिखने साथ में। अब उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखोगे, जैसे आप बनारस में हो तो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट लिखोगे। अब आप जिस पर्टिकुलर इस जगह पे रख रहे हो, पर्टिकुलर जैसे डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट में आप पर्टिकुलर जो प्लेस पे रह रहे हो उसका पिन कोड होता है बेटा। आप पिन कोड अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल करोगे, उस जगह का आपको पिन कोड मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये चारों चीजें हैं, आप देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम फॉर्म में ये चारों चीजें अगर एक बार भर दिए तो वही आपको पूरे के पूरे एग्जाम के साथ साथ पूरे के पूरे यूनिवर्सिटी में भी वही चलेगा। आप देखो ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस मान लेते हैं आपने ईमेल एड्रेस अभी तक नहीं बनाया है, मुझे ऐसा लगता है कि क्लास 12 के बच्चे ईमेल एड्रेस अभी तक तो बना लेते हैं, तो आप ऐसे ईमेल एड्रेस को डालिएगा जिनका पासवर्ड आपको पता हो, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो सीयूईटी है, जो एनटीए है, वो ईमेल पे ही डालती है। तो आप ऐसे ईमेल को लीजिएगा जिसका पासवर्ड आपको पता है। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप नया ईमेल बनाइए, नया पासवर्ड डालिए और उसको अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका दीजिए, जिससे आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा एक एक स्टेप आपको आपके एग्जाम के पास ले जा रहा है और आपको ये छोटी से छोटी जो गलती है, बच्चे पढ़ाई के साथ साथ ये छोटी छोटी गलती भी अपनी ध्यान दे दें तो वो बहुत ही आसानी से सीयूईटी का फॉर्म भर सकते हैं। अब यहां पे आपको ईमेल एड्रेस को कंफर्म करना होगा। अब यहां पे मोबाइल नंबर देना है। अब मोबाइल नंबर कौन सा देना है? जो मोबाइल नंबर चालू हो, जो मोबाइल नंबर, ऐसा नहीं कि आप ऐसा मोबाइल नंबर दे दिए कि वो बंद हो गया, अब सीयूईटी मैसेज कर रहा है आपको पता ही नहीं चल रहा है। तो ऐसे मोबाइल नंबर को देना है जिससे कि आपको सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे कि एडमिट कार्ड कब आएगा, काउंसलिंग लेटर कब आएगा, सब कुछ ईमेल और मोबाइल नंबर पे ही जाता है। तो ऐसे ईमेल नंबर और मोबाइल नंबर को डालना है जिससे कि आप आराम से चीजों को फाइंड आउट कर सके। यहां पे नंबर को कंफर्म करना है। एक यहां पे अल्टरनेट नंबर देना होता है, तो मैं चाहूंगा कि आप अल्टरनेट नंबर अपने पेरेंट्स का दें, क्योंकि पेरेंट्स के नंबर तो हमेशा चालू रहते हैं बेटा। तो आप यहां पे आप अपना नंबर दे दो या फिर पेरेंट्स का ही नंबर दो, और एक अल्टरनेट नंबर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो वहां पे भी सेम चीज करना है। यहां पे था कि जो प्रेजेंट एड्रेस की बात थी वो करेंगे। अब प्रेजेंट एड्रेस के बाद परमानेंट एड्रेस। अब परमानेंट एड्रेस में अब गुरुजी क्या परमानेंट एड्रेस में क्या भरेंगे? तो अब ये समझिए भैया कि परमानेंट एड्रेस में आपका घर जहां पे है, जैसे मेरा घर मिर्जापुर में है लेकिन मैं रहता वाराणसी में हूं, तो परमानेंट एड्रेस में मैं तो अपने पूरे घर का एड्रेस डालूंगा ना। तो आप परमानेंट एड्रेस में अपने हाउस का नाम डालोगे, आप किस लोकेलिटी और सब लोकेलिटी में आते हो, कंट्री कौन सी है, स्टेट कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उस डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड क्या है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये हो गया प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और आपका जनरल इंफॉर्मेशन। ये तीनों चीजें डालने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है पासवर्ड डालने को। अब ऐसा पासवर्ड डालिए जिससे कि आप याद रख सके। ऐसा नहीं कि आप 16 नंबर 20 नंबर का पासवर्ड डाल दिए और जब आप को फॉर्म भरना है तो पासवर्ड याद ही नहीं है। तो आप जब भी एप्लीकेशन फॉर्म डालो, एक सादा पेज लीजिए, सादा पेज पे आप हर एक डिटेल को लिखिए। आप हर एक डिटेल को लिखेंगे और उसको चिपका देंगे तो आपको बहुत सारी चीज मेमोराइज करने की जरूरत नहीं होगी और आराम से वो कर सकते हैं। यहां पर पासवर्ड दिया है मिनिमम 8 कैरेक्टर्स। 8 कैरेक्टर्स में कौन कौन से पॉइंट्स है ये भी देख लीजिए। 8 कैरेक्टर्स में आपको जो इसमें से एक वर्ड होना चाहिए कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, स्पेशल लेटर होना चाहिए और न्यूमेरिक नंबर्स भी होने चाहिए। आप ऐसा नहीं है, आप हो सकता है जैसे मेरा नाम आदित्य है तो मैं आदित्य का कैपिटल ए लेटर लिख दूंगा, बाद में सब स्मॉल करके @ अपना डेट ऑफ बर्थ लिख सकता हूं या फिर @2025 लिख सकता हूं। ऐसे पासवर्ड को चूज करिए जो कि आप एप्लीकेशन फॉर्म डालते समय उसको बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं।
अब यहां पे कुछ सिक्योर, यहां पे फिर पासवर्ड कंफर्म करने का भी ऑप्शन आता है कि पासवर्ड को कंफर्म भी करना है। तो आप ये चीज मैच कर लो कि यहां पे जो नंबर डाले हो उसी को यहां पे डालना है। समझ में आए? अब यहां पे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन आते हैं कि आपके पेट का क्या नाम है, आप में बचपन का क्या नाम था, आपके पहले स्कूल का नाम क्या था, आपकी फेवरेट बुक कौन सी थी। तो आप बहुत ही इजी क्वेश्चन लेंगे, ये नहीं कि आप कोई भी क्वेश्चन ले लिए कोई भी और आपको बाद में पता ही नहीं। तो क्वेश्चन हमेशा बहुत ही सिंपल लेना चाहिए जिससे कि आपको वो चीजें याद रहे। अब सिक्योरिटी पिन, यहां पे कुछ सिक्योरिटी पिन दिया रहता है, वो ऑटोमेटिकली आता है, JQPP कुछ भी आता है, वो उसको आप जैसे ही क्लिक करोगे वो पूरा का पूरा आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएगा। आपको फिर एप्लीकेशन नंबर दे देगा, आपका पासवर्ड सेव हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि आपको ईमेल और मोबाइल वेरिफिकेशन करना होता है। तो ईमेल आईडी खोलेंगे तो वहां पे ओटीपी जाएगा आपके पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे, आप वहां से वेरीफाई करोगे तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। साथ ही सेम चीज आपको मोबाइल के साथ भी करना है। आप जैसे ही दोनों चीज करोगे तो मोबाइल और एप्लीकेशन दोनों अच्छे से वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब यहां पे अगला पॉइंट क्या करना है, अगला पॉइंट जैसे कि आप लोगों ने तो देख ही लिया कि अगले पॉइंट में क्या करना है। तो अगले पॉइंट में आपने जैसे ही कैंडिडेट नेम, जो भी पिताजी का नाम आपने जैसे जैसे हर एक स्टेप में लिखा हुआ है वो तो लिखना ही पड़ेगा। अब यहां पे कुछ स्पेशल चीजें भी निकलेंगी, जैसे कि पहला क्वेश्चन आता है कैटेगरी, पहला क्वेश्चन आता है कैटेगरी। अब कैटेगरी की बात करते हैं तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, आप जिस कैटेगरी के हो ईडब्ल्यूएस आप उसको भरेंगे। अगर आप देखिए, अगर आप जो भी कैटेगरी भर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट होना आपके पास बहुत जरूरी है। तो बेटा जैसे भी आप जिस भी कैटेगरी के हो, चाहे आप जनरल हो, चाहे वो जनरल में तो कोई लगता नहीं है, चाहे आप ईडब्ल्यूएस हो, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, आप सभी लोग एग्जाम फॉर्म भरने से पहले कोशिश करिएगा कि 1 साल पहले तक का, क्योंकि गवर्नमेंट अब ये नया रूल लाई हुई है कि जो आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो रीसेंट में बने होने चाहिए। रीसेंट में आप 2 साल पहले के दिखाओगे तो वो बहुत ज्यादा काम नहीं हो सकता है वो फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाए। तो इसलिए आप लेटेस्ट डॉक्यूमेंट को बनवाइए, क्योंकि अभी समय है। लास्ट जो एप्लीकेशन आया था 2024 का वो 27 फरवरी को आया था और मोस्ट प्रोबेबली 27 फरवरी 28 फरवरी के बीच में ही आने के चांसेस इस बार भी लग रहे हैं। तो अभी हमारे पास 10-15 दिन का समय है, जल्दी से जल्दी आपके पास ये डॉक्यूमेंट लेटेस्ट नहीं है तो आप बनवा लीजिए, बहुत ज्यादा आपके पास हेल्पफुल हो जाएगा। उसके बाद यहां पे आप पर्सनल विद डिसेबिलिटी, मतलब आपके शरीर के अंगों में कोई भी किसी तरीके से दिक्कत है तो यहां पे आप यस और नो करेंगे, और उसके साथ आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए कि आपकी डिसेबिलिटी कितनी है, आपको कितना % डिसेबिलिटी है। आप जब फॉर्म भरोगे तो वहां पे आपको डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना पड़ेगा। यहां पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, यहां पे अदर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने % है, 40% से ज्यादा है कि नहीं है। यहां पे सारी चीजें देनी पड़ेंगी कि आपका टाइप कौन सा है, वहां पे पूरे पूरे एकदम पूरे डेटा रहते हैं, आपको क्लिक करना रहता है कि किस टाइप का है, कितने % है, वो आप चीज देख लेंगे। और कहां से दिखेंगे, वो आपके सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा। अब बहुत सारी चीजें बच्चे छोड़ देते हैं, जैसे कि फादर्स नेम लिखा, फादर्स का ऑक्यूपेशन कुछ गलत भर दिया, नहीं, आप फादर का जो ऑक्यूपेशन है, पिताजी ने जितना पढ़ाई किया है वही भरना है। हो सकता है कि आपके सर्टिफिकेट मांग ले तो फिर आप गड़बड़ हो सकते हो। तो फादर्स नेम आपका भरना है। उसके बाद क्वालिफिकेशन, पिताजी ने कितनी पढ़ाई की है, मैट्रिक तक पढ़ाई की है, इंटर तक पढ़ाई की है, बीए ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, पीएचडी किया है, वो सारी चीजें भरनी है। पिताजी का काम क्या है, साथ ही माताजी के लिए भी वही सिम भरना है। और मैंने बताया कि आपके पास ऑप्शन है कि यदि पिता माता उपस्थित नहीं है तो आप गार्जियन का नाम भी लिखना है। यहां पे एनुअल फैमिली इनकम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, कि एनुअल फैमिली इनकम कितना है, अप टू 1 लाख, 1 लाख टू 2 लाख, 2 लाख टू 3 लाख, 3 लाख टू 5 लाख, 5 लाख टू 8 लाख। तो ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी कि आपकी फैमिली का इनकम कितना है, आपके फैमिली का इनकम। अब आप समझ लीजिए कि आपकी फैमिली का इनकम 10 लाख है, आप 1 लाख डाल दिए तो वहां पे गड़बड़ी हो जाएगी। तो आपकी फैमिली का इनकम जितना है उतना ही आप डालेंगे, क्योंकि वहां पे इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा। तो अगर आप इनकम सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे तो फिर वही कैंसिल हो जाएगा। तो आप, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि एक एक डॉक्यूमेंट जो बनाया जा रहा है, जितना भी बताया जा रहा है, वो एक पेज पे लिख लीजिए कि आपको कितने डॉक्यूमेंट्स जरूरत है, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा
टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप जैसे कि क्लास 12 का पेपर दिए, हो सकता है बहुत सारे बच्चों के ट्विन का मतलब होता है जुड़वा भाई बहन, बहुत सारे जुड़वा भाई बहन होते हैं। तो आप ट्विन है कि नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं हूं और मेरी बहन है। तो ट्विन का क्या मतलब होता है, जुड़वा। ऐसा नहीं कि मैं इतने और मेरी छोटी बहन मेरे से 2 साल छोटी, तो हम लोग ट्विन नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर साथ में आप लोगों ने बर्थ किया है तो आप यस लिखोगे। आप उसके बाद यदि ब्रदर या सिस्टर है तो दोनों के विजिबल ईयर को लिखोगे, डेट ऑफ बर्थ को लिखोगे, दोनों के क्लास 10 के, दूसरे के क्लास 10 जो दिया होगा उसके आप रोल नंबर को भी लिखना पड़ेगा। यदि नहीं है तो सीधा आप नो बोलोगे। यस के बाद आपको डोमिसाइल स्टेट। डोमिसाइल स्टेट का क्या मतलब होता है, डोमिसाइल स्टेट का मतलब जहां पे आपका घर है, जहां पे आप रहते हैं वो नहीं, जहां पे आपका घर है। जैसे कि मेरा घर मिर्जापुर है और मैं सीधा डाल दूंगा कि मैं आंध्रा में रहता हूं, तो ये गलत हो जाएगा। डोमिसाइल स्टेट का मतलब है कि मैं यूपी डालूंगा, क्योंकि आप किस राज्य से हैं ये बहुत जरूरी होता है। जैसे मैं दिल्ली तैयारी कर रहा हूं और मैं डाल दूंगा दिल्ली, तो वो मेरा डोमिसाइल स्टेट नहीं है, मेरा डोमिसाइल स्टेट उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है। आर यू डायबिटिक, बहुत सारे बच्चे अब डायबिटिक भी होते हैं, तो यस और नो लिखना होता है, क्योंकि उसमें बॉटल का पानी और चॉकलेट आपको वो मिल जाएगा एग्जाम में जाने के लिए, कि आप चॉकलेट ले जा सकते हो यदि आप डायबिटिक हो, तो पानी ले जा सकते हो ये डायबिटिक हो। तो यही बोल रहा हूं कि आप फॉर्म को अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो आप मिस कर जाओगे, और हो सकता है आपका जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है आपसे कुछ एक छोटी गलती से छिन जाए। तो आप इन सारी चीजों को ध्यान से देखिए। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, प्लेस ऑफ रेजिडेंस का मतलब होता है आप अर्बन, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं कि रूरल, मतलब आप शहरी क्षेत्र में रह रहे हो कि ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हो, ऑप्शन आएगा। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो ग्रामीण क्षेत्र में। अब इसका ऑप्शन क्या, पूछोगे सर इसका फायदा क्या है, मैं फायदा बोलूंगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का फायदा देती हैं, जैसे कि जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए बच्चों के लिए फायदा देती है, मतलब उनको कुछ परसेंटेज छूट रहता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी कुछ परसेंटेज छूट रहता है। तो इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान से समझने की जरूरत है। मोड ऑफ प्रिपरेशन, आपने किस तरीके से पढ़ाई की है, सेल्फ पढ़ाई की है, ऑनलाइन कोचिंग की है, ऑफलाइन कोचिंग की है, आपको लिखना पड़ेगा। और किस तरीके से आपने प्रिपरेशन किया है, मीडियम कौन सा है, आपने इंग्लिश मीडियम में किया है, हिंदी मीडियम में किया है, या फिर आपके जैसे कि कुछ लोग कन्नड़ से किए हैं, मलयालम से किए हैं, गुजराती से किए हैं, एसएमएस से किए हैं, तो आप अपना लिखेंगे। जैसे ज्यादा प्रोबेबल आपको हिंदी और इंग्लिश ही मिलता है, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 मीडियम में ज्यादा रहते हैं, पहला हिंदी, दूसरा इंग्लिश। तो ये चीजें ध्यान से समझने की जरूरत है। फिर से वही आप देख लो कि प्रेजेंट एड्रेस में क्या क्या दिया हुआ है वो देख लो, परमानेंट एड्रेस में भी वही चीज है। जैसे आप क्लिक क्लिक करते जाओगे तो आपको हर एक स्टेप में ये मिलता जाएगा, ये स्टेप वाइज बताया गया है, ये चेंज नहीं होने वाला है। अब कोटा की बात करते हैं कि कौन कौन से कोटे लगते हैं। कोटा का मतलब कौन कौन से आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज है, या फिर आपके फादर किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं या फिर कहीं काम करते हैं, तो वो सारा यूनिवर्सिटी अपना कोटा लगाता है। या फिर आप स्पोर्ट में हैं, आप एनसीसी में हैं, एनसीसी वाले बच्चों को भी आप लोग ये समझ लीजिए कि जितने भी बच्चे एनसीसी किए हैं उनका भी कोटा लगता है। तो आप ये समझिए कि कौन कौन से कोटा लगता है। तो आप बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं, यस और नो आपको देना है। कश्मीरी माइग्रेंट, यदि आप कश्मीरी माइग्रेंट हो तो यस करेंगे, यस करेंगे तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों कि यदि आपके पास हर एक डॉक्यूमेंट होना ही जरूरी है, यदि नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि वो आपसे वो वाली कैटेगरी छिन जा सकती है, और जैसी कैटेगरी छिनेगी आप जनरल में आ जाओगे। तो ये सारी चीजों का ध्यान देते हुए ही फॉर्म भरिए, क्योंकि फॉर्म जैसे ही आएगा आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के दिखाया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के दिखाएंगे। और इसलिए अभी से ये बताना शुरू कर दिए हैं कि आप गड़बड़ी ना करो, और आपको जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए अभी से रेडी हो जाओ। अब यहां पर ध्यान से देखिए क्या है, वार्ड ऑफ डिफेंस। वार्ड ऑफ डिफेंस का मतलब यदि आपके पिताजी आर्मी में हो या फिर एक्स आर्मी में हो तो उनको देना पड़ेगा आपको, यस नो। क्लेम ऑफ एनसीसी कोटा, आप एनसीसी किए हैं कि नहीं किए हैं। स्पोर्ट कोटा, स्पोर्ट कोटा में आपको नेशनल लेवल, कुछ लोग बोलते हैं कि सर स्टेट लेवल खेले हैं तो हो जाएगा, क्या नहीं, नेशनल लेवल तक के जितने बच्चों ने स्पोर्ट खेला है उन्हीं को यहां पे चांसेस मिलते हैं। स्टेट लेवल के बच्चों के लिए चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल के लिए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इसलिए यहां पे सेंट्रल कोटा जो होता है वो सेंट्रल का होना चाहिए, सेंट्रल का होगा तभी आप अप्लीकेबल है।
उसके बाद लेवल ऑफ स्पोर्ट अचीवमेंट, कौन से स्पोर्ट में अचीवमेंट आपने किया है, वही मैंने लेवल बताया आपको। उसके बाद यूनिवर्सिटी, आर यू वार्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी अप्लाई, जैसे कि आपके पिताजी माताजी, अब ये नहीं कि रिश्तेदार हमारे दादाजी काम करते थे, नहीं, माता पिता, अगर आपके माता पिता में कोई भी यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय है तो आप यस लिख देंगे। अब आप किस यूनिवर्सिटी में, उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखोगे, आपका वो यूनिवर्सिटी का नाम, फादर की एम्प्लॉयमेंट आईडी लिखेगी, मतलब कि जो भी पिता या माता से रिलेटेड चीजें हैं, या फिर कौन से, आप यहां पे देख लीजिए डिपार्टमेंट कौन सा है, डेजिग्नेशन मतलब पापा किस पोस्ट पे हैं आपके पिताजी, आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, मतलब क्या वो एक परमानेंट एम्प्लॉय हैं कि क्या वो सिर्फ एक संविदा पे कर्मी है, यहां पे यस नो लिखना होगा। मदर का भी एकदम सेम चीज है कि माता के लिए भी यही सेम चीज करना पड़ेगा, मतलब माता पिता के लिए दोनों के लिए सेम है। अब यहां पे आता है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। अब जितने भी बच्चे क्लास 10 या जैसे क्लास 10 तो सभी पार करके जाएंगे, तो क्लास 10 के जितने भी डिटेल्स हैं उसको स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देख लीजिए। आप क्लास 10 का रिजल्ट लेकर बैठिए और ध्यान से देखिए। सबसे पहले रिजल्ट स्टेटस, तो सभी का पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी का रिजल्ट पास। अब पासिंग ईयर, आपका जो भी पासिंग ईयर आप जब भी पास किए हैं वो अपना ईयर लिखेंगे। क्वालिफाइंग एग्जाम, आपने कौन सा क्वालिफाइंग एग्जाम किया, तो सीधा सीधा प्री फिल्ड रहेगा आपके पास, 10th या फिर एक्विवेलेंट, ये पूरा फिल रहेगा, ऑटो फिल रहेगा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्लेस ऑफ स्कूलिंग, वही मैंने बताया, रूरल जगह से या फिर अर्बन जगह से, ग्रामीण क्षेत्र से या फिर शहरी क्षेत्र से। टाइप ऑफ कॉलेज, टाइप ऑफ कॉलेज में आता है गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट, तो आप किस जगह से किए हैं, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई किए हैं, सेमी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई किए हैं या फिर प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई किए हैं, आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद कौन से किस टाइप का है, क्वालिफिकेशन एग्जाम कंट्री इंडिया डालना पड़ेगा, स्टेट्स जो कि आपका जो भी स्टेट्स में आप क्वालिफाई किए एग्जाम को वो डालना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट जहां से आपने पास किया है, बोर्ड नेम, यूपी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड जितने हैं, साथ में आपको सीबीएसई, आईसीएसई, आप किस बोर्ड से वो देखना पड़ेगा। स्कूल कॉलेज एड्रेस नेम पूरा, जैसे आपका जो भी स्कूल है कॉलेज का आप देखेंगे तो आपके क्लास 10 के रिजल्ट में पूरा एड्रेस दिया होगा, पूरे के पूरे एड्रेस को डालना है। ये नहीं कि बस नाम लिख दिया शॉर्ट फॉर्म, नहीं, पूरा का पूरा एड्रेस लिखना है विथ पिन कोड। पिन कोड भी आपको स्कूल का लिखना पड़ेगा। यहां पे आप जैसे अप्लाई करेंगे आपके पास नेक्स्ट खुल जाएगा कि स्कूल का वही पिन कोड, देखिए खुल गया। रोल नंबर क्या था, और रोल नंबर क्या था आपका क्लास 10th में, तो क्लास 10 का रोल नंबर दिया रहेगा, आप डाल लीजिए। रिजल्ट मोड क्या था, आपको ग्रेड मिला है कि परसेंटेज मिला है वो देख लेंगे। मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट, जिसका ग्रेड में है वो 10 में कितना पाएगा। मार्क्स में आपका, यदि यूपी बोर्ड की बात करें तो 600 नंबर में आपने कितना पाए हैं, सीबीएसई बोर्ड में आप ग्रेड्स में कितने नंबर पाए हैं, अब तो मार्क्स आ गए हैं, फिर आपके परसेंटेज कितना है। अब ये तो क्लास 10 का था कि आप एक एक स्टेप को कैसे भरेंगे। अब क्लास 10 की बात करते हैं, क्लास 12 की बात करते हैं। क्लास 12 में यहां पे रिजल्ट स्टेटस में आएगा। दूसरा दो होता है, पहला होता है अपीयरिंग, दूसरा होता है पास। जैसे ही आप अपीयरिंग डालेंगे आपको ये सारी चीजें नहीं दिखेंगी, क्योंकि आप अपीयर कर रहे हो, बहुत सारी चीजें यहां पे नहीं पूछेंगी, लाइक परसेंटेज नहीं पूछेगा। जैसे कि अगर आप पास रहोगे तो क्लास 10 का जैसे आपने भरा है वैसे ही आपको क्लास 12 का भी भरना पड़ेगा। वही पासिंग ईयर आपने कितना लिखा है, कौन सा क्वालिफाइंग एग्जाम, ये प्री फिल्ड रहेगा कि आपने 12th किया है, क्योंकि आप 12th करने के बाद ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो। प्लेस ऑफ स्कूलिंग, वही अर्बन रूरल वाली कहानी। टाइप ऑफ स्कूल, सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, सब कुछ है यहां पे, एक एक स्टेप है, कंट्री, स्टेट, बोर्ड नेम, कौन से बोर्ड में है, जैसे जो बोर्ड का नाम नहीं है तो अदर्स जाएंगे, तो अदर में जाएंगे तो अपने बोर्ड का नाम लिखेंगे, स्कूल का नाम लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, रिजल्ट मोड लिखेंगे कि आपको ग्रेड मिला है कि परसेंटेज मिला है, ग्रेड मिला है कि परसेंटेज मिला है, तो उसमें ऑप्शन चूज करेंगे। तो जैसे ही आपको ग्रेड मिलेगा तो ग्रेड वाला ऑप्शन खुल जाएगा, और परसेंटेज रहेगा तो परसेंटेज वाला ऑप्शन खुल जाएगा। तो ये चीज ध्यान से देखिएगा कि आपके स्कूल में कौन से ऑप्शंस हैं। यूपी बोर्ड में या फिर स्टेट बोर्ड में तो परसेंटेज चलता है, सीबीएसई बोर्ड में ग्रेड चलता है, आईसीएसई बोर्ड में भी ग्रेड चलता है। तो ये चीज बहुत ध्यान से देखिएगा कि ग्रेड चल रहा है कि परसेंटेज चल रहा है। अब यहां पे एग्जामिनेशन सेंटर की बात करते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर में यदि जैसे मैं बिहार का हूं और मैं सोचा कि अरे भाई पेपर तो मई में होगा,
चलते हैं शिमला में पेपर देने, बड़ी ठंडी जगह रहेगी। लेकिन बेटा आपको यह समझा दूं कि जितने भी एग्जाम होते हैं बहुत ही सीरियस देने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मजे में मजा लेने के लिए आप पेपर देंगे। तो आप नियर बाई जगह पे, जैसे कि आप यूपी में हैं तो यूपी के आसपास आप जहां रहते हो वहां का दीजिए। रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है कि हम इंजॉय करने के लिए, बहुत सारे बच्चे हैं कि रहते हैं यूपी में, पेपर देते हैं मनाली में, तो वो करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार आपका एडमिशन हो जाए, अगर एक बार आप एडमिशन ले लेते हैं तो आप बहुत घूम सकते हैं। यही छोटी गलतियां करते हैं, हो सकता है आप नहीं जा पाओ क्योंकि उतना दूर देख के पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं। तो ये चीज आप ध्यान देखिए कि 2 सिटी प्रेफरेंस मिलता है आपको। कौन कौन से सिटी प्रेफरेंस आपको डालने हैं वो आपके में इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं तो वाराणसी में डालूंगा, दूसरा मेरे बगल में मिर्जापुर है वो डालूंगा। क्यों? क्योंकि सीरियसली पेपर देना है, रिस्क लेके नहीं देना है। उसके बाद आपके पास पेपर भरने के कितने सब्जेक्ट्स हैं, तो आपके पास 5 सब्जेक्ट्स के ऑप्शन होते हैं। जैसे अगर मैं साइंस बोर्ड से हूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश भर दूंगा। तो वो चीज आप समझिए कि आपको 5, मैक्सिमम आप 5 भर सकते हैं। आप जितने पेपर भरेंगे आपके लिए 3 या 2 फ्री होते हैं, क्योंकि अभी पैटर्न चेंज हुआ है तो हो सकता है आपके पास चांसेस भरने के कम हो जाए। पहले 5 थे, हो सकता है और कम करे। तो ये चीजें बदलेंगी। मैंने बोला था ना छोटी छोटी माइनर चेंज होगी। तो टेस्ट में कितने सब्जेक्ट होंगे, मीडियम कौन सा देना है, दूसरा आपके पास टोटल 5 चांस होते थे, आप उसमें से आपको कौन सा करना है आप ऑप्शन के हिसाब से देख के अपना भर सकते हैं। ऐसा ही नहीं है कि क्लास 12 का बच्चा है और वो साइंस है तो वो साइंस का भरे, क्योंकि एनईपी 2020 लागू हो चुका है बहुत सारे मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में। तो आपका अगर इच्छा है इकोनॉमिक्स से पढ़ने का तो इकोनॉमिक्स से आप कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, पेपर आपको उसी सब्जेक्ट का देना है, प्रिपरेशन आपको उसी सब्जेक्ट का करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो होंगे आपके उसी सब्जेक्ट के ही स्पेसिफिक आएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या क्या है ये भी देख लेते हैं। बस ये नेक्स्ट जो भी स्टेप्स हैं छोटे छोटे स्टेप्स हैं, कि यहां पे 6 ऑप्शन था पिछले बार, लेकिन अब यहां पे 5 ऑप्शन हो गया। अब यही अपलोड डॉक्यूमेंट्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स में मैंने क्या बताया, आधार कार्ड, जितने भी आपने आइडेंटिटी दिया है, क्लास 10 का मार्कशीट, यदि आप 12th क्वालिफाइड हो तो 12 का मार्कशीट, सर्टिफिकेट आपको कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट देना है, कश्मीरी माइग्रेंट का देना है, यदि आपके पास जैसे एनसीसी है तो एनसीसी कोटा का देना होगा। मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट पे आपने यस किया है उतने डॉक्यूमेंट पे आपका क्या करेगा, आपको वहां पे पीडीएफ फॉर्म में, पीडीएफ स्कैन फॉर्म में आपको वहां पे देना पड़ेगा। अब यहां पे फोटो, यहां पे आपको फोटो भी देना पड़ता है, स्मॉल साइज की फोटो कॉपी देनी होती है, सिग्नेचर देना होता है। हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली अब आपका हो जाएगी थंब इंप्रेशन भी आ जाए। तो आप, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी फॉर्म हैं, जितने भी फॉर्म के स्टेप है आप बहुत ही अच्छे से देख लीजिए और उसको समझिए कि एक एक स्टेप आपको कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को देखा और आप तैयारी में लग जाइए। और आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है कि विरासत एकेडमी आप सभी बच्चों के लिए मैराथन क्लासेस लेके चल रहा है, जहां पे PYQs कराए जा रहे हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल पे विजिट करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपका जो ये छोटा सा साथ है हम आपको आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में जिसमें आपको हर एक स्टेप फिर से बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।